जहां वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लगा। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की है और गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति से जुड़े संशोधन पर रोक नहीं लगेगी और 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ धाराओं पर विवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना और कहा कि गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति संशोधन पर रोक नहीं है। वक्फ मामले पर आज पूरा जजमेंट नहीं आएगा, ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी। वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है और अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यह टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है। इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है फैसले को लेकर, वो सुनिए आप। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से बयान जो है निकलकर सामने आया, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, इस फैसले का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है और अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी और कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके अलावा धारा 3 से जुड़े हुए राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर फाजिल अहमद जी जुड़े हैं। फाजिल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले तो। और फाजिल जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा यहाँ पर जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला सामने आया है, इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग की जो मांग थी, जिन बिंदुओं पर हमें एतराज था, उन सारे बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उसको रोक लगा दिया परमानेंट। इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है और कोई विवाद का विषय नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है मुसलमानों के बारे में, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। सरकार है, बनाओ कानून, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमको संविधान ने दिए है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हम लोग की यही मांग थी कि वक्फ बाय यूजर 5 साल का, मुसलमान हिंदू भी वक्फ करते हैं और इस तरह का जो है वक्फ बाय यूजर का हो गया, सेक्शन 3 हो गया और 5 साल का मुसलमान, ये सारी धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंटली हटा दिया है। तो और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, इन्हीं धाराओं से दिक्कत थी। जी, दूसरी ओर फाजिल जी, लगातार सरकार ये कह रही थी कि जिस तरीके से कानून लाया गया है, ये कानून बेहतरी के लिए है, लेकिन इस बेहतरी के कानून का भी बार बार विरोध किया जा रहा है। देखिए, सरकार के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? जब वो किसानों के लिए बेहतर के कानून लाते हैं, किसान नाराज हो जाता है। ड्राइवरों के बेहतर के लिए कानून लाते हैं, ड्राइवर नाराज हो जाता है। जीएसटी लाए, 5 साल के बाद अपने ही जीएसटी से बैक हो रहे, कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जनता परेशान है। तो सरकार पे के मानसिक
पर हम कुछ बोल नहीं सकते। सरकार भाई सरकार है, अपना उसको जैसे करना है करे। आज तक सरकार का पिछले 10-15 साल 12 साल में तो हमको कोई ऐसा कानून नहीं लगा जिसके चलते लोग खुश हो। जी हर कानून में उससे वापस आना पड़ता है, बैकफुट होना पड़ता है। जी जी। लेकिन फाजिल जी, दूसरी ओर एक गौर करने की बात और जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि विरोध का मुद्दा रहा था वो ये था कि वक्फ बोर्ड के सदस्य जो हैं वो गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गैर मुस्लिम जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। देखिए, ये एक अलग विषय है कि जी हर कोई चाहता है कि भाई हमारी बातें हमारे घर में ही रहे। जी लेकिन चूंकि कभी कभी घर से बाहर भी जाते हैं, कभी पंचायत पड़ोसी भी करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, जो भी जजेस होते हैं, जो ट्रिब्यूनल के जज होते हैं, जी वो तो हिंदू ही होते हैं। जी सारे वकील हिंदू ही होते हैं। तो हमारी एक मांग थी कि हम लोग की जो कमेटी बने उसमें कम से कम मुस्लिम रहे। जी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंडर में वक्फ बोर्ड आता है, तो सारे मंत्री तो हिंदू ही रहते हैं। जी ये कोई विषय नहीं है हिंदू मुसलमान का, कोई भी रहे। हमारा काम है वक्फ के द्वारा, वक्फ की योजनाओं पर, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना। वक्फ का जो मकसद है, हमारी कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, और भी हमारी धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई जो हमारी जमीनें हैं, उसका संचालन ठीक से हो, कोई भी करे। जी और तमाम वक्फ बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी होते हैं सब तो हिंदू ही होते हैं, सब राज्य सरकारों के होते हैं। तो बिल्कुल। ये तो कोई आपत्ति का हम लोग का कभी भी विषय नहीं। जी ठीक है फाजिल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कभी आपत्ति का विषय था ही नहीं, इस पर मैं आगे भी आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। कुछ बयान जो है वो निकलकर सामने आए हैं इस फैसले पर, और किस तरीके से रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप सुनिए। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोग को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है, उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुए, और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी, उस पर रोक लगाई गई है। और जो ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर या फैसला करने के लिए, उस पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को भी वाज़ेह किया गया है। बहरहाल हम लोग फाइनल जजमेंट का इंतजार इस उम्मीद के साथ करेंगे कि उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं, और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी, और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे, और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी, और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं, और मैं ये चाहूंगा, और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए, ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद कफील बन सकें। तो इस बीच हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं फाजिल अहमद जी। फाजिल जी, मैं सीधा आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से इस फैसले को लेकर आप और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, इस बीच फाजिल जी, मेरा आपसे एक सवाल और ये है कि अगर वक्फ की संपत्तियों को लेकर बात करें, लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही है। कई बार यह दावा किया गया कि वक्फ ने जबरन संपत्तियों को हड़प लिया, कई बार यह कहा गया कि हम संपत्ति देना चाहते थे, लेकिन जितनी संपत्ति देना चाहते थे उससे अधिक संपत्ति ले ली गई। लेकिन अब इस बीच आपसे मैं ये
समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कानून नया निकलकर सामने आया है, संशोधन किया गया है, इस संशोधन से क्या आपको लगता है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका प्रबंधन आसान हो पाएगा, सरल हो पाएगा? देखिए, सरकार तो अपने हर काम के लिए पीठ थपथपाती है और कोई भी अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहता और न ये जानता है कि हम कोई गलत। अपनी तारीफ तो हर कोई सुनना चाहता है जी, लेकिन बिना प्रैक्टिस नागरिक या मुस्लिम कह लीजिए, वक्फ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, चाहे वो हमारे आलिम दीन हो या लीडर हो या कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी। जो लोग, वक्फ एक बहुत लार्ज स्केल का टेक्निकल इशू है और एक लीगल मैटर है। इसमें कोई कुछ भी बोल देता है कि गरीबों के लिए, इनके लिए। वक्फ के पास सिर्फ एक आमदनी है जो अपनी जमीनों को वो किराए पर देते हैं, उनसे जो किराया मिलता है। अच्छा, वक्फ जो है हिंदू को भी अपनी जमीन देता है और उसमें कानून है कि वक्फ की जमीनें हिंदू को भी किराए पे दी जाती हैं। तो जो किराया उनसे आता है उसी पैसे से जो कुछ हो सकता है वो होता है, दूसरा कुछ। बिल्कुल फादर जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई सारी चीज़ें, कई सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है लोगों को, तभी वो वक्फ के बारे में समझ पाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जुड़े हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपका बहुत स्वागत सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और शहाबुद्दीन जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे यही चाहूँगा कि जिस तरीके से ये फैसला सामने आया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है, उचित है, ये बदलाव ज़रूरी थे? देखिए, 2025 में वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। पार्लियामेंट पास होने के बाद में कुछ लोगों को इस पर एतराज़ था, कुछ शिकों को लेकर के। वो अर्जी गुजार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनी। दलीलें सुनने के बाद में फैसला कर लिया था, उसको महफूज रखा और आज फैसला दे दिया है जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला इस्तकबाल करने के और स्वागत करने के लायक है। बहुत अच्छा फैसला है और इसमें दोनों को राहत दी है। उसने हुकूमत को भी राहत दी है और अर्जी गुजार जो लोग थे उनको भी राहत दी है जी। और मुकम्मल तरीके से फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ में 2-3 बातों पर जो है इस्लाह करने के लिए भी मशवरा दिया कि जैसे रेवेन्यू के मामलात में जो विवादित हो जाते हैं ज़मीन, तो उस पर डीएम फैसला नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं होगी। दूसरी, 3 गैर मुस्लिम लोगों से ज़्यादा कोई मेंबर उसमें नहीं रहेगा। 5 साल की शर्त उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो बहरहाल फ़ैसला जो है बहुत अच्छा है और इससे हमें उम्मीद जगी है कि शायद जो है वो अब कुछ गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की फलाह बहबूद पर इसकी आमदनी खर्चा की जाएगी और जो भू माफिया टाइप के जो बिल्डर्स हैं, इन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े कर रखे हैं, वो कब्ज़े हटेंगे और कब्ज़े हटने के बाद में वहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मदरसा है, मस्जिद है, यतीम खाना है, ये तमाम चीज़ें बनेंगी जिससे मुस्लिम समाज की फलाह बहबूद होगी, जन कल्याण होगा और एजुकेशन पर, गरीब मुसलमानों की एजुकेशन पर ख़र्चा होगा, उसकी आमदनी। मैं आपको बताऊं, ज़रा सा टाइम दीजिए मुझे मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की संपत्ति वक्फ की ज़मीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के कब्ज़े में हैं और ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान और संबंधित अधिकारी ये पूरा एक मकड़ जाल फैलाए हुए हैं करप्शन का और ये करोड़ों रुपयों की ज़मीनों को भूमाफियाओं के साथ रेवड़ियों के भाव बेच रहे हैं। इस पर लगाम लगेगी और इसको जायज़ तरीके से खर्चा किया जाएगा और गरीब मुसलमानों पर खर्चा होगा, वो खुद कफील बनेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे। आज आप देखिए एजुकेशन कितना महंगा हो गया है। अगर एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अगर जाएं तो आप, अभी मैंने 4-6 दिन पहले मैंने बच्चे का एडमिशन कराया बीबीए में, 50,000 रुपये की फीस है। अब सालाना 50,000 रुपया एक गरीब आदमी नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे जो आर्थिक तौर पर उनका परिवार तंगहाल है और इक्तिसादी और माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं, खस्ताहाली है, तो ऐसे लोगों की वक्फ से होने वाली आमदनी से उस ऐसे बच्चों की फ़ीस अदा की जाएगी, उनका
उनकी कापी किताब, मेडिकल, ड्रेस वगैरह का इंतजाम किया जाएगा। मैं दावे से कहता हूं कि इतनी अरबों की संपत्ति अगर जायज तरीके से उसकी होने वाली आमदनी मुसलमानों पे खर्चा की जाए तो पूरे भारत में एक भी मुसलमान गरीब भीख मांगता हुआ न रोड पे मिलेगा, न बस में मिलेगा, न ट्रेन पे मिलेगा, न चौराहे पे मिलेगा। बिल्कुल। और न ही कोई मुसलमान बेरोजगार बच्चा बेरोजगारी से जूझता हुआ मिलेगा। ठीक है शाहबुद्दीन जी, बड़ी बात आपने कही है कि अगर बेहतर तरीके से बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर जो है वो जमीन पर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि देश का एक भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। फाजिल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से फैसले में बदलाव की बात तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दी गई है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जो पूरा आधार है फैसले का वो नहीं बदला गया है। ऐसे में फाजिल जी, क्या अभी भी अब आप विरोध करते हैं इस संशोधन का, या अब आप इसका समर्थन करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बदलाव की बात कही है? देखिए, हम लोग को पूरे बिल पर कभी भी एतराज नहीं रहा है जी। हमेशा उन बिंदुओं पर ही एतराज रहा है जिस बिंदुओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है जी। और मुझे नहीं लगता कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे कब्रिस्तान बेच देंगे आप। कब्रिस्तान तो सबके लिए है ना, अमीर गरीब कोई भी उसमें मर के तो दफन वही होता है, तो उसका रख रखाव वक्फ बोर्ड करता है। तो कब्रिस्तान बेच करके पैसा गरीबों को बांट देंगे, या मस्जिद बेच करके पैसा गरीबों को बांट देंगे, मदरसा बेच देंगे। प्रॉपर्टी जो भी है वो मुसलमानों के दीन के लिए, सार्वजनिक काम के लिए यूज हो रही है। टीबी अस्पताल है हैदराबाद के अंदर, तिब्बिया कॉलेज है करोल बाग के अंदर, ऐसा न जाने कर्नाटक और पूरे देश में हजारों कॉलेज पहले के बने हुए। उस जमाने में जब मुस्लिम बादशाहियत होती थी, उस जमाने के नवाबों ने बनाया, चूंकि उनके पास पैसे होते थे। पिछले 70 साल से मैं कह सकता हूं कि वक्फ बोर्ड को 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, किसी सरकार ने अपने बजट में प्रावधान नहीं दिया जी। हमारे पास जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन अस्पताल बनाने में 500 करोड़ लगता है, वो पैसा कहां से आएगा? स्कूल बनाने की, बिल्डिंग बनाने में कई सौ करोड़ लगता है, या 50 करोड़। छोटा भी अगर मदरसा बनाइएगा या स्कूल बनाइएगा तो 10-20 करोड़ लगता है। वो पैसा सरकार तो कभी बजट में प्रावधान नहीं की। जो पैसा किराए का आता है, अगर सरकार जो वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस होता है ना, उसके बिजली का बिल, उनके कर्मचारियों की तनख्वाह सरकार देती है। अगर वक्फ बोर्ड पर निर्भर रहे तो उनकी तनख्वाह ना मिले, बिजली का बिल ना जमा हो, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया किराया है उनका, पूरी दुकानों का 100 रुपया, 150 रुपया महीना। घर में बहुत से गरीब लोग घर बना के रह रहे, जो किराया नहीं दे पा रहे, मतलब उनके घर में वो खुद राशन ले रहे हैं 5 किलो सरकार से, वो क्या देंगे किराया? वो लोग किराया नहीं जमा कर पाते हैं, 10-20 रुपए उनका किराया है, तो उनको हम घर से उनको निकाल देंगे, जमीन छुड़वा देंगे उनको? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजों को करने में और सपने देखने में बहुत फर्क है जिंदगी में। आज भी सरकार ने बिल लाने से पहले बिल में अगर ये ऐड किया होता कि हम साल में वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ देंगे या 1500 करोड़ देंगे, जो वक्फ, हम तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, आप अस्पताल बनाओ, सबका इलाज करो। हम लोग तैयार हैं जमीन देने के लिए। अस्पताल सरकार बनावे, सबका इलाज हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमीर गरीब सबका इलाज हो। स्कूल हम वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। और रहा सवाल कब्जा का, तो कब्जा तो सरकारी जमीनों पर, पार्कों पर मिनिस्टरों ने कब्जा करके अपना बंगले बना लिए हैं, उनको कैसे छुड़ाएंगे? जो समस्या देश में दूसरी जगह है वही यहाँ भी है। वक्फ तमाम हिंदू नेताओं ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करके रखा है, तमाम मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को तो उनसे कब्जा छुड़ाने का तो कोई नियम इस सरकार इस कानून में तो नहीं लाई। क्या लिया? लिमिटेशन एक्ट को जो है, लिमिटेशन एक्ट खत्म कर दिया। लिमिटेशन एक्ट ही ये कहता है कि अगर 10 साल से आप किसी जमीन पर काबिज हैं तो आपका हक उस पर बन जाता है, अगर वो जमीन सार्वजनिक हो या सरकारी हो। तो आप तो सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट को 70% जमीनें वक्फ बोर्ड की सरकारों ने कब्जे कर रखे हैं, सरकारों के कब्जे में है। बहुत सी प्राइम प्रॉपर्टियां सरकार के दफ्तर बने हुए हैं, तो क्या वो सरकार अपने दफ्तर को हटा लेगी? सरकार ऑलरेडी किराया दे रही है। कई 5 स्टार होटल हैं जो किराया दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को, तो क्या उनको टेनेंसी एक्ट लागू हो जाकर उसको वक्फ बोर्ड कर सरकार खाली करा लेगी उन होटलों को जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर चल रहे हैं, जो सरकार को किराया दे रहे? ईडन गार्डन स्टेडियम है कलकत्ता के अंदर, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, उसका 100 रुपया किराया आता है साल का जी। तो क्या ईडन गार्डन, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई ना, ईडन गार्डन तो जनता के लिए यूज हो रहा है, किसी निजी जीवन तो है नहीं। उसका अगर 1000 रुपया साल का किराया है तो उससे क्या उसको खाली करा देंगे आप? ठीक है, उसको गरीबों को बांट देंगे।
ये सब प्रैक्टिकल चीजें बहुत अलग हैं, और है। भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करना वो अलग बात है। ठीक है सपने फाजिल भाजपा साहब, जिस दिखाती तरीके है। से प्रैक्टिकल चीजों का हम आपने लोग जिक्र सपनों किया, में आप इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और मैं शाहबुद्दीन जी का रुख करूंगा। मैं शाहबुद्दीन जी, जिस तरीके से एक मुद्दा और बड़ा विवादों में बना रहा वो ये रहा कि जब एंट्री होगी किसी गैर मुस्लिम की, यानी कि किसी हिंदू की, तो जो पारदर्शिता बनी हुई है वक्फ बोर्ड में, वो पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई हिंदू सदस्य आता है तो जो पारदर्शिता है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि इसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद की स्थिति हमें देखने को मिली थी जब संशोधन लाया गया था। देखिए मोहतरम, जो संशोधन बिल लेके आया गया था जी वो ये मेरे सामने है जी ये मेरे सामने है, और ये पूरा एक्ट मेरे सामने है। इसमें कहीं भी इस बात को नहीं जी। उल्लेख किया गया है, जी। लिखा गया है कि कब्रिस्तान को बेचा जाएगा, मस्जिद को बेचा जाएगा, जी या दरगाहों या ईदगाहों को बेचा जाएगा। जी ये फजूल की बात है। जी ये मुस्लिम आवाम को गुमराह करने वाली बात है। जी जो बातें कही जा रही हैं कि साथ तो कब्रिस्तान बेच दिया जाएगा, ये बेच दिया जाएगा, मस्जिद बेच दी जाएगी, दरगाह बेच दी जाएगी, मदरसा बेच दिया जाएगा, ये फजूल की बात है और ये गुमराह करने वाली बात है। मतलब ये मौलाना साहब, ये इश्तिहार माना जाए कि पैदा भ्रम करने फैलाने वाली की बात। कोशिश की और गई ये थी, लेकिन वो हुकूमत भ्रम के- फैला नहीं। हुकूमत के- फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से फैसला ये सामने आया है, इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस फैसले में कुछ और बिंदु हैं जिस पर विचार किया जा सकता था और नए सिरे से ये फैसला लाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है, जो मुस्लिम पक्ष था, जो याचिकाकर्ता पक्ष था, वो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इस फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी जुड़े हैं। मुख्तार जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वक्फ पर आज जो फैसला दिया है, उस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था वैसे। देखिए, पहली बात एक बात समझिए आप, ये जो संवैधानिक और संसदीय सुधार हुआ है, ये जो है वो आस्था के संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार से संबंधित है। अब अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो वक्त के पूरे सिस्टम को उन्होंने टचमीनाट बना दिया था, और ये वो लोग हैं, ये ऐसी लूट की लंपट लाबी है जो कि वक्फ सिस्टम में लूट की का लीगल लाइसेंस चाहती थी जी। और उस लीगल लाइसेंस की नाकेबंदी हो गई, तालाबंदी हो गई, तो इस तरह की लूट की लंपट लाबी लामबंद हो गई, और उसने जो है वो इस पूरे के पूरे जो संवैधानिक सुधार है उस पर सांप्रदायिक प्रहार करने का एक हंगामा और हुड़दंग शुरू कर दिया। दूसरी चीज, आपने एक तशमीनाट बना दिया। आपने जो है वो एक जमीन के कानून को, एक संसद के कानून को अपना आसमानी किताब बना दिया कि साहब इसमें कोई जो है वो परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, ये बहुत पुराना, ये जो है वो वक्फ सिस्टम को लेकर के वक्फ माफियाओं द्वारा हर सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार और वार करने के पीछे एक बहुत खतरनाक मानसिकता और मंशा है जी। लेकिन दूसरी ओर मुख्तार जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 ही होगी और 3 से ज्यादा नहीं होगी, और बोर्ड में मुस्लिम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। देखिए, एक चीज आप समझिए, ये जो वक्फ का जो प्रशासनिक सिस्टम है, पहली बात तो इससे धार्मिक कोई मतलब नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। वक्फ बोर्डों के जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था का काम करते हैं, और आप जो है वो सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला अगर लेकर घूमेंगे, कहेंगे साहब ऐसा है कि इस पूरे के पूरे प्रशासनिक सिस्टम में इस धर्म का व्यक्ति होना चाहिए, इस धर्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन स्वीकार करेगा? और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो लूट की लंपट लाबी की लामबंदी है वो शुद्ध रूप से इसलिए है कि पूरे के पूरे वक्फ सिस्टम के पर लूट के छूट की लीगल लाइसेंस चाहती थी और लीगल लाइसेंस की बहाली चाहती है। दूसरी ओर मुख्तार जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून की एक बड़ी धारा को खारिज कर दिया जिसमें वक्फ करने वाले व्यक्ति को 5 साल मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस करना अनिवार्य था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को संसद के किसी भी कानून का स्क्रूटनी करने का अधिकार है,
जी। अब उन्होंने जो भी इस पे फैसले दिए हैं, जो भी उनकी टिप्पणी है, उस पर सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसमें क्या करना है आगे करेगी। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वक्फ कानून जारी रहेंगे और उनको खारिज नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। स्कूटनी हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो पूरा के पूरा वक्फ के सिस्टम का में सुधार है, ये पूरी तरह से जो कंफ्यूजन था, कन्फ्लिक्ट था, हंगामा था, हाहाकार था, हुड़दंग था, लूट को 100% छूट मिली हुई थी जी। उस पर जो है वो कंट्रोल करने के लिए और पूरे के पूरे वक्फ व्यवस्था के लिए देश में विश्वास पैदा करने वाला है। जी। दूसरी ओर मुख्तार जी, पहले वक्फ बिल पर जेपीसी में चर्चा हुई और जेपीसी के सुझावों को बिल में शामिल करके बिल पारित हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ कानून पर मोहर लगा दी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपने आप में बहुत देर तक स्क्रूटनी करती है, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अपनी राय लेती है, उसमें उसके जो भी सुझाव आते हैं उसका सम्मिलित करती है, फिर पार्लियामेंट में चर्चा होती है। तो वो मैं मानता हूँ कि स्क्रूटनी के बाद जो है वो मैं मानता हूँ ये तमाम जो मंथन है, मंथन के बाद जो है वो अमृत निकला है। दूसरी ओर मुख्तार जी, क्या आपको लगता है कि जो सभी आशंकाएं थी, कंफ्यूजन्स बनी हुई थी वक्फ को लेकर, वो दूर हो चुकी हैं अब लोगों के बीच से? डाउट उनका जो है वो खानदानी और उनके जो है पैदाइशी डाउट वाले लोग हैं, छोड़ो उनका डाउट। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।